भाई बंद हो गया था। चलिए सब लोग बैठेंगे। हमने कहा था कि कल हमने बोला था कि सब एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है हम लोगों का एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसको कंप्लीट करके सब बैठेंगे। ठीक, कितने लोग हैं जो बिल्कुल रेडी करके आए अपना? अंजू का ठीक है, और बाकी सीमा मैम, मानसी, फॉर्म फिल हो गया? जिनका जिनका भी कुछ प्रॉब्लम आई है वो सब एडिटिंग के लिए 10 डेज के बाद एक ऑप्शन दिया जाएगा। म्यूट हो गया है। हेलो, हाँ धोखे से माइक में। चलिए, हमने कहा कि जिनका जिनका फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आई है 10 डेज के बाद एडिटिंग के लिए आएगा, तो वहाँ पर अपना जो ऑप्शन है सब्जेक्ट वाला, उसमें अदर में जाएंगे और योग फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब हमने क्वेश्चन पूछा था कि कल हमने जो बोला था एनाटॉमी फिजियोलॉजी, वो किसने किसने कंप्लीट करके बैठे, एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अंजू हो गया, सीमा मैम, बाकी रचना जी, दिव्या, आदि भैया, बाकी सब लोग मैम जिस तरह से आपने कल पढ़ाया था उस तरह से छोटा की नोट्स तैयार किया है 11th। वेरी गुड, ठीक है। रचना जी, चलिए रचना जी से स्टार्ट करेंगे। बोलिए। चलिए। आज नहीं कर पाई, मैं पूरा स्टक हो गई थी इसी में, आज नहीं कर पाई। मैं कल डेफिनेटली चलो ठीक, कल नहीं करेंगे, आज करके सोएंगे। ठीक, कोई भी चीज़ को कल नहीं डालेंगे, एग्जाम का टाइम है। अभी सोने से पहले एक पूरा की नोट्स बना के तब सोएंगे। चलो मानसी स्टार्ट करो, बोलो। अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी किसी को नॉर्मली बताना है तो कैसे बताओगे? बोलो। मैंने करा। बोलो सही से, ऐसा लग रहा है करा नहीं, आपको याद है सही? पूरा पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताओगे कि मीनिंग क्या है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, फिर हमारा सेल से लेकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसका एक कनेक्टिविटी बोलोगे। उसके बाद जो 11 सिस्टम है वो बताने हैं। फिर 11 सिस्टम के अंदर या जो सिस्टम 11 बताते जा रहे हैं तो काउंट करते जाना, और उसी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनके नाम लेते जाना। ठीक है, चलो बोलो। मैम एनाटॉमी है वो एक शरीर का ढांचा है, स्ट्रक्चर बॉडी का, और फिजियोलॉजी है जो कि क्रिया विधि है, मतलब सभी पार्ट क्रिया विधि है। और सबसे पहले सेल बनता है शरीर में, पीड़ित कोशिका, उससे मिलकर सेल से बनकर ऊतक बनते हैं, टिश्यू, और बहुत सारे ऊतक मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर 11 ऑर्गन मिलकर बॉडी का निर्माण करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम को बनाते हैं। ठीक, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर, कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे। ठीक, फिर अब बोलो जो बोलो। 11 सिस्टम है वो पूरी बॉडी बनाती है, बॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, और 11 सिस्टम है तो सबसे पहले हमारा है स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्किन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और फिर लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, चलो ग्लैंड्स बोलो कौन कौन सी हैं? हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल और गोनाड। सही तो बता दिया। कई बार होता है ना, हमें अपने आप से हम समझ के रखते हैं कि हम ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। ये कोई ऐसा सब्जेक्ट थोड़ी ना कि कोई बहुत टफ है। सबसे इजी सब्जेक्ट तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी, क्योंकि जन्म से हम लोग उसको लेकर अपना शरीर पैदा हुए हैं। ठीक है, और सारी चीज़ तो बात की है। ठीक है, चलो रचना जी, जो हमारे इन्होंने 11 सिस्टम बोले हैं, इन्होंने क्या 11 सिस्टम जो हमारे हैं उन सबके मेजर ऑर्गन्स को बताएंगे। एक एक करके स्टार्ट किया, उनका फंक्शन बता देंगे, किस सिस्टम का क्या फंक्शन है, फर्क है। बोलिए। स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर, एंड उसमें मैम इसका और डिटेल बताना सारा। मींस एक्सियल में बस केवल इतना बताना है, और स्केलेटन में का फंक्शन क्या क्या काम करता है हमारा।
ये बॉडी को फ्रेम देता है एंड मूवमेंट एंड शेप देता है, बॉडी फॉर्म होती है एंड जो बोन्स के थ्रू जो बोन मैरो है उसी से ही हमारी बॉडी नरिश होती है, चलती है, सरवाइव करती है। सबसे जो अंतिम रस का जो अंतिम शुक्र की परिणति है वो यही है। उसके बाद मसल्स, बॉडी में जो मसल्स है एपिथेलियल, स्केलेटल मसल्स। ऐसे बिल्कुल इजी गोइंग, नहीं इजी गोइंग बताइए आप, ऐसा लग रहा है कुछ टफ में जा रहे, बिल्कुल इजी बोलिए, आराम से बोल लेंगे। कई बार होता है ना कि हम इधर उधर कर, बिल्कुल आसान शब्दों में बोलिए कि मसल्स हमारी क्या करती है, स्केलेटन को क्या करेंगे सबसे पहले? सपोर्ट देना, उसकी कवरिंग करना, उसको शेप देना, मूवमेंट देना और सबसे बड़ा ब्यूटी देना। जो भी एक स्ट्रेंथ है वो मसल्स की वजह से ही रहती है सारी। और स्केलेटन को फिल करना, ठीक है, चलिए आगे बोलिए। फिर स्किन है वो इसकी कवरिंग करती है, इसके 3 पार्ट्स है और एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। और ये जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको सूट करने का काम करती है। सारी जो सेंसेस है, जो टच सेंस है वो इसी के थ्रू हम फील कर पाते हैं। कवरिंग करने से बॉडी एक प्रोटेक्ट होती है, उसकी ब्यूटी नजर आती है। और सारे वेदर से, मौसम जितने हैं हमारे उन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है, सर्दी गर्मी बारिश सबसे प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। एक्सीडेंटल केसेस में भी स्किन हमें पहले प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी होती है, और फिर जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी फीलिंग कैसी हो रही है वो स्किन से ही पता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। ऑटोनॉमिक के 2 पार्ट हुए, ब्रेन एंड स्पाइन, एंड पेरिफेरल के 2 हुए। नहीं अभी रचना जी पूरा माइंड हैक कर रहा है, बिल्कुल आसान शब्दों में आइए। और देखो मेरी आज सब लोग बात सुनेंगे, जब कभी हमें केवल इंट्रोडक्शन देना हो तो डीप में नहीं जाएंगे। क्या है, बस नर्वस सिस्टम में क्या बताना, ब्रेन और स्पाइन, बस इतना, ठीक। ब्रेन और स्पाइन, बस इतना इतना ऐसे बताएंगे तो एकदम इजी लगेगा। तो इतना पता चल जाएगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, ठीक। अब बोलिए आगे। नर्वस सिस्टम के बाद एंडोक्राइन, इसमें मेनली 9 जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रेशन करती है। और जो ब्लड है वो टारगेटेड एरिया में, हार्मोन्स जब ब्लड के थ्रू पहुंचता है तो टारगेटेड एरिया में जहाँ जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करता है। फिर एंडोक्राइन के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी में 2 पार्ट होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर। तो अपर में यहाँ हमारे नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होते हुए म्यूकस से होते हुए हम ट्रैकिया तक पहुंचते हैं। उसके बाद ब्रोंकियल्स, सुनेंगे, सबसे पहले किसी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स बताए जाते हैं, ठीक। सब लोग ध्यान में रखेंगे, कभी भी कोई सिस्टम बताएंगे 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहले मेजर ऑर्गन्स, मेजर का मतलब लंग्स, ठीक। नर्वस सिस्टम, स्पाइन और ब्रेन, ठीक। फिर जब अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे तो हार्ट और ब्लड, ठीक। लिम्फेटिक सिस्टम बोलेंगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ऐसे पहले उसके जो सब लोग ध्यान में रखें, कभी हम किसी भी चीज़ के बारे में बताएंगे तो पहले मेजर ऑर्गन्स बता देंगे, और ना भी पता हो ना ध्यान, केवल जो मेन फंक्शन है, मेन ऑर्गन, उसका वो ऑर्गन बोले और उसका फंक्शन क्या है, बस इतना बताएंगे। फिर और चीज़ें याद आ जाए तो ठीक है, नहीं याद आए तो हम कंटिन्यू अपनी बात पूरी कर लें, ठीक है। बोलिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लंग्स जो है ये फिल्ट्रेशन का, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। एंड जो इसमें एल्वियोली है वहाँ गैसेज एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उसके बाद जो हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मेन ऑर्गन हार्ट है, इसमें 4 चैम्बर्स हैं। और एओर्टा के थ्रू में जो ब्लड है वहां से वो निकल के और पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, तो ये ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है।
ब्लड सप्लाई का काम करता है। इन होल बॉडी सप्लाईज ब्लड। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम है, उसके मेन पार्ट ब्लड। इसके ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। एंड उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह से जो पाचन स्टार्ट होता है, तो इसमें एसोफेगस होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक में जब डाइजेस्ट होता है, पाइल लिवर से जो सिक्रीशन होता है उसके थ्रू डाइजेस्ट होते हुए अगला स्टेप उसका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाके अलग एक्सक्रीट हो जाता है। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनीज मेन ऑर्गन है। एंड किडनीज में जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है, जो वेस्ट होता है वो यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा में होता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। और लास्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल एंड फीमेल में अलग अलग होता है। एंड मेल के मेन जो पार्ट्स हैं, टेस्टिस, वाल्स डिफरेंस, एपिडिडाइमिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। कोई बात नहीं, देखो पहले ध्यान रखिए जो फीमेल का है ओवरीज है हमारी, ठीक है। तो फीमेल जहाँ का से ओवरी, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स एंड विजाइना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव। और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन यहाँ के हार्मोन्स है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो मेजर ऑर्गन बता दी। और जब मेल की बात करेंगे, जैसे फीमेल में मेन ओवरीज बोला, वैसे मेल में टेस्टिस हो गए हमारे, ठीक, बस हो गया। केवल पहले हमें छोटा छोटा कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें पता हो कि अगर हमें एकदम से सडन खड़ा कर दिया जाए या किसी को बताना हो तो हमें कुछ ना देखना हो, होल लाइफ कुछ भी पढ़ा हो तो उसकी मेन थीम बस हमें ध्यान रखनी है, मेजर ऑर्गन्स और उसका फंक्शन, ठीक। अब कुछ पढ़ेंगे तो आगे डीप में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए हरदीप भैया ग्लैंड्स डिफाइन करिए। ग्लैंड्स मैम, ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स सिक्रिएट करता है कि जो प्रॉपर फंक्शन के लिए, जैसे बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं और फिजिकल फंक्शन भी, उन सब के लिए परफॉर्म करने के लिए वो हर जो चलो इसको मेरे शब्द में पूरी लाइंस को सुनेंगे सब, कैसे इस लाइन को बोलते हैं, ठीक। सब याद हो सबको तो ठीक है, नहीं पेन उठाएंगे अभी लिखेंगे। जो हमारे हार्मोन्स हैं वो ब्लड के साथ मिलकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलकर, पूरा सेंटेंस माइंड में सेट करेंगे। हार्मोन्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ टारगेट एरियाज में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। फिर से देखेंगे सुनेंगे, हार्मोन्स हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड समझ गए, जो ब्लड में ऑक्सीजन गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ टारगेट एरियाज में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, ठीक। मान लो अभी हमने प्राणायाम किया, ठीक, तो प्राणायाम में क्या होगा, हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन्स है वो वहाँ सिक्रेशन करेंगे, पिनियल से मेलाटोनिन सिक्रेट हो जाएगा, पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाएंगे, थायराइड से TSH 3 से 4 की तरफ जाएगा, पैराथायरॉक्सिन का जो हार्मोन वो सिक्रेट, मतलब हमने प्राणायाम किया है लेकिन हार्मोन्स अपने अपने टारगेट एरियाज में जिनका जहाँ वर्क है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वहाँ जाकर अपना काम पूरा कर देंगे, ठीक। क्योंकि ये वाली लाइन जब भी बोलनी होती है तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसको बोलने में, तो बस सीधा सीधा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ हार्मोन्स अपने टारगेट एरियाज में, अपना टारगेट एरियाज क्या है, यदि हमने प्राणायाम किया है तो सारे हार्मोन्स वर्किंग में आएंगे, और सब जिसका पैराथायराइड है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर देगा, थाइमस है तो थाइमोसिन रिलीज कर देगा, पेनक्रियाज है हमारा तो इंसुलिन रिलीज कर देगा। मतलब सब प्राणायाम हमने एक जैसा किया है, नोस्ट्रिल से ही श्वास लिया है, लेकिन ब्लड प्यूरिफाई हो गया है। हार्ट क्या कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई कर रहा है टारगेट एरियाज में, ठीक है। तो इसको पूरा ध्यान में रखना है कि कैसे इसको हमें बताना है या ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे हरदीप भैया, आगे कंटिन्यू करें।
हेलो हरदीप भैया बोलेंगे। जी मैम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग एरियाज में बॉडी में काम करती हैं और अलग अलग तरह के हार्मोन्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए करती हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, फिर पीनियल है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड थायराइड है, थाइमस है, पैनक्रियाटिक है, एडेंड्रिल है, गोनाइड है। तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं कि सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म हो सकें। पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन सीक्रेट करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो सबका पूरा कोऑर्डिनेट करके चलता है कि जितने भी सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं उसको एक मॉनिटर की तरह कोऑर्डिनेट करता है, सीपीयू की तरह। तो फिर उसके बाद पिट्यूटरी है वो सीक्रेट करता है। मैम ध्यान नहीं आ रहा है। पिट्यूटरी हमारे ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, और लैक्टोनिन। बहुत सबसे अधिक हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी से, क्योंकि इसके दो पार्ट ही हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर, इसलिए सबसे अधिक हमारे जो हार्मोन और जितने हमारे नीचे के हार्मोन्स हैं, ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, उसका कंट्रोलर कौन है? पिट्यूटरी। टोटल का कंट्रोलर हाइपोथैलेमस। लेकिन यहाँ इससे नीचे जो हम लोग का, जैसे हम लोग वो पढ़ते ना चक्रास, तो कई बार आपने सुना होगा इसके संबंध में, चक्र के संबंध में, कि कुछ लोग ध्यान साधना कहाँ से शुरू करते हैं? मूलाधार चक्र से, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, और जो राजयोग है वो सीधा मेडिटेशन से जा रहा है। तो अब ऐसा क्या है कि केवल राजयोग वालों ने यहाँ से साधना की तो भी साधना पूरी हो गई, और जो और लोग थे उन्होंने मूलाधार से साधना की तो धीरे धीरे पूरी हुई। इसका मतलब हुआ कि जिसने एक मिनट म्यूट करेंगे हरदीप भैया, जिसने यहाँ से साधना शुरू की है, आप कभी देखना जल्दी से तो यहाँ से लोग साधना शुरू ही नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते साधना शुरू? क्योंकि यहाँ से साधना का ऑटोमेटिक हमारा एक कार्मिक अकाउंट बना हुआ है। कार्मिक अकाउंट का भी समझते हैं कि कितना कार्मिक अकाउंट कैसा है। कुछ लोगों को अभी अच्छी बात करो, उनका एकदम से मन संसार से ऊपर उठ जाएगा। कुछ को दिन रात करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ को एक बस ट्रिगर आया, या कभी कभी जीवन में ऐसे देखते देखते लगने लगता आखिर जीवन का कर क्या रहे हैं, अपने आप क्वेश्चन आने लगते हैं। कुछ लोग पूरे जीवन दुख पाते हैं पर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता है, ठीक है, पूरे जीवन दुख पाते हैं और बहुत दुख पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इमर्ज नहीं होता है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो चक्र पर ध्यान करना है, ये भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। जितना हम प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में ऊपर उठ रहे होते हैं, जितना हमें संसार की बस यूज़ करने की संसार की आवश्यकता दिखती है, उतना ही हमारा ध्यान निर्भर करता है हमारे जीवन शैली पर, ठीक है। तो जब यहाँ से आज्ञा चक्र पर ध्यान का मीन्स हो गया कि हमारा, अगर हमने यहाँ ध्यान किया है तो सारे नीचे के जो चक्र हैं उनको हमने कंट्रोल कर लिया है। मतलब सारे नीचे के चक्रों की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हमने ले लिया है, ठीक। लेकिन कोई मूलाधार चक्र पर ध्यान करे और कह दे कि हमने आज्ञा चक्र की एनर्जी को ले लिया है, तो ये नहीं संभव होगा, ठीक। लेकिन आज्ञा चक्र वाला व्यक्ति जो ध्यान कर रहा है यहाँ, वो नीचे के 5 चक्रों की एनर्जी ले रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या है इसका मतलब, ठीक है। यही वो तरीका है जब हम लोग बोलते हैं कि सबसे अधिक जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो कहाँ से रिलीज होते हैं? सब यहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए जो जितने हमारे चक्र हैं, अगर नीचे के हार्मोन्स को हमें कंट्रोल करना हो तो क्या करते हैं? किस चीज़ को करने के लिए कहा जाता है? केवल और केवल आज्ञा चक्र को कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। तो आज्ञा चक्र को कंट्रोल पहले नीचे से ऊपर किया जा सकता है, या ऊपर से करेंगे तो वो फिर साधना का एक डीप पार्ट है हमारा। अब इसके संदर्भ में एक लाइन और समझ लें
किसी भी चक्र को अगर हमें पूरा अपने आप में फास्ट नियंत्रण लेना हो, कि हमें लगता हो कि विद इन 21 डेज में हम अपने जीवन में कुछ मिरेकल्स देखना चाहते हैं, कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जिस चीज़ से मुक्त होना है। मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता हो, बिल्कुल इतना गुस्सा आता हो कि दुनिया में अब कुछ ना बचाओ, सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, केवल आप उसे शशांक आसन कराइए सोते और जगते समय, उसके हार्मोन्स आप 1 महीने बाद चेक कर लीजिए कंट्रोल में होंगे। ठीक, कितना भी गुस्सा आता हो, क्योंकि ये सीधा आज्ञा चक्र को कंट्रोल करता है। और ये इतना आसान है कि आप चाहो तो छोटे बच्चों को सुला दो इसी में, उनको खेल खेल में, बच्चों को तो वैसे ही देखा होगा, जब भी बच्चे इधर उधर खेल के आते हैं तो वो ऐसे ही रख देते हैं सिर अपना, और आप चाहो तो उनको ऐसे अच्छे से बताते बताते किसी में रेस्ट कर लो। हम लोगों को है कोई निर्णय लेना ना आता हो, कितना भी डिसीजन लेना ना आ रहा हो, आप शशांक आसन में लेटिए, अगर रात में वो सुबह 10-10 मिनट लेटे हैं, आप डिसीजन लेना सीख जाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कितना भी गुस्सा आता हो, गुस्सा कंट्रोल हो। वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र कंट्रोल में है। तो इसीलिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या कर रही है, हमारे नीचे के सभी चक्रास को नियंत्रण में लेती है। तो सबसे अधिक हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर और एंटीरियर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, आप बोलेंगे हरदीप भाई आगे। इसके बाद पैराथायरॉयड और थायराइड ग्लैंड्स हैं, जो कि थायरोक्सिन और थायराइड से TSH3 और 4 हार्मोन से निकल रहे हैं। T3, T4 और कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। इसके बाद फिर थाइमस ग्लैंड आती है, थाइमोसिन रिलीज करता है। पैराथायराइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है? पैराथायरॉन। पैराथायरॉन है, हार्मोन की जगह था लगा है वहाँ पे, पैराथायरॉन लिखा है। हार्मोन। ठीक है, चलिए अभी किसी का कुछ मिसिंग होगा तो अभी पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ क्लियर कर देंगे। ठीक, आगे बोलेंगे दीदी। जी मैम इसीलिए इतने दिन हो गए ना, वो फिर रिकॉल करना पड़ रहा है। इसीलिए हमने आपको तुरंत, कल बात हुई, हमने कहा इसमें क्लास, पता है देखो कोई ये तो है नहीं, ये चीज़ें ऐसी है कि आप क्लास में बैठ जाओ ना, यदि हम 2 दिन भोजन ना करें तो हमारे बॉडी की कंडीशन कैसी होगी? जी मैम। ठीक, बस वैसे ही हमारे मन की भूख होती है और हमारी आत्मा की भूख होती है। अभी हमें बस इतना ही पता है कि शरीर की भूख को हम भूख समझते हैं, मन की भूख और आत्मा की भूख को समझ ही नहीं पाते हैं। और जिस दिन हमें पता चल गया कि मन की भूख, मन का भी भोजन उतना ही आवश्यक है जितना शरीर का भोजन, क्योंकि मन का भोजन यदि हमें डेली मिल रहा है, आप देखेंगे घर में बिल्कुल सारे राक्षस लोग भी इकट्ठे हो जाएं, राक्षस नाम ले रहे हैं, राक्षस का मतलब सारी नेगेटिव जितनी हमारी शक्तियां हैं सब इकट्ठे हो जाएं, फिर भी हम लोग के मन को हिला नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भूख वाला शरीर का भोजन डेली मिल जाता है, मन का भोजन जब बहुत कुछ हो जाता है तब ध्यान में आता है। ठीक है, ऐसे फिर आत्मा का भोजन। ठीक, तो इसलिए आराम से डेली अटेंड करिए, चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बोलेंगे। फिर हमारा थाइमस ग्लैंड आती है, थाइमस जो इम्यूनिटी के लिए थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करती है। इसके बाद फिर आती है पैनक्रियास, तो वो इंसुलिन को रिलीज करती है और ग्लाइकोजन को रिलीज करती है। इसके बाद फिर आता है एड्रेनलिन ग्लैंड, जो कोर्टिसोल रिलीज करता है, और देन एड्रेनलिन में 2 हार्मोन्स, वैसे 3 है लेकिन नॉर्मल जब बोलते हैं तो 2, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, मीन्स हो गया कि वही कोर्टिसोल रिलीज कर रहा है, और फिर क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो शांत भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों को, जब हम लोग थक जाते हैं, बहुत तेज थक रहे हो, तो कौन सा हमारा नॉस्ट्रल वर्ग एक्टिवेट हो जाएगा? राइट। वेरी गुड, राइट एक्टिवेट होगा। और जब हमारी थकान खत्म होगी, बहुत रेस्टिंग मोड में होंगे, तो कौन सा वो नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगा? लेफ्ट होगा। ठीक है, तो यही हमारा है कोर्टिसोल, जो एड्रेनलिन है और नॉन एड्रेनलिन में क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया, हाइपर हो गए हम, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो या गुस्सा आ रहा हो।
ठीक है, बीपी हाई हो रहा हो, और नॉन एड्रेनलिन क्या कर रहा है, उसको शांत कर दे रहा है। जो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन क्या कर रहे हैं, राइट ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज हो गया अगर हाइपर हो गया है, हाई बीपी हो गया, और लेफ्ट क्या कर रहा है, उसको शांत कर दे रहा है। कहीं से आए हैं तो हमारा राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो गया है, थोड़ी देर शांत बैठे, पानी पिया, लेफ्ट एक्टिवेट हो गया। ठीक, तो यही एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है ये ऐसे वर्क कर रहे हैं कि एक बढ़ा रहा है दूसरा घटा रहा है। इसी का नाम है लेफ्ट और राइट ब्रेन, इसी का नाम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक, चलिए फिर आगे बोलेंगे। इसके बाद फिर आते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आते हैं, गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड्स में जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो नहीं, गोनेड ऑर्गन्स नहीं बोलेंगे, ग्लैंड्स है तो केवल हार्मोन्स बोलेंगे। ग्लैंड्स जी, तो ग्लैंड से हार्मोन जो रिलीज करते हैं वो मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। ठीक है, अब मान लो हम लोगों को ऐसे सिंपल बताना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमें पूछा जाए कि हमें हमारे जो हार्मोन्स हैं या ग्लैंड्स के बारे में बताना, तो सिंपल क्या बोलेंगे कि हमारी 9 ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और ये किससे, सब डक्टलेस है। जो एंडोक्राइन सिस्टम से 9 ग्लैंड्स निकलने सब डक्टलेस हैं। यही 9 ग्लैंड्स हमारे 6 चक्रास और 7 सहस्त्रार में कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया। अब आते हैं ऊपर से, देखते हैं कि हाइपोथैलेमस क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना का केंद्र है। फिर हाइपोथैलेमस से 2 हार्मोन्स निकल रहे हैं, इकोट्रोपिन ट्राइकोट्रोपिन, 2 हार्मोन्स हैं, और ये क्या करें, पूरे शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। भूख प्यास सब कुछ, जो पूरा मास्टर टोटल कंट्रोलर है वो हाइपोथैलेमस हो गया। फिर पिनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी अच्छी नींद के लिए। फिर पिट्यूटरी आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स हैं यहाँ पर। ठीक, ये हमारे पिट्यूटरी से निकल रहे हैं। पिट्यूटरी क्या है, हमारी मास्टर ग्लैंड है, जो कि सारे नीचे के ग्लैंड्स के हार्मोन्स का कंट्रोलर पिट्यूटरी के हाथ में है। फिर देखा हमने थायराइड, थायराइड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, TSH3 TSH4। फिर हमारा हार्मोन है पैराथायराइड, पैराथायराइड से क्या निकल रहा है, पैराथार्मोन निकल रहा है। थाइमस, थाइमोसिन निकल रहा है, जो कि हमारे RBC WBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, एक डायरेक्शन दे रहा है। फिर आते हैं नेक्स्ट पैनक्रियाज, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड है। पैनक्रियाज से इंसुलिन निकल रहा है, जो बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। फिर नेक्स्ट आए हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन निकल रहा है, और कॉर्टिसोल के बाद ही यदि हमने नॉर्मल थोड़ा सा रेस्ट लिया तो यही कॉर्टिसोल के बाद क्या निकलेगा, हमारा एड्रिनल से नॉन एड्रिनल मीन्स बिल्कुल रेस्टिंग मोड में आ जाएंगे हम। इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गोनैड ग्लैंड है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, यहीं से हम लोग रिकॉग्नाइज करते पहचानते हैं उनको। तो मेल का टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल का ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स 2 हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बस, ठीक, एक तरीके से इतना सरल ढंग से लगे कि हमने बिल्कुल नॉर्मली बात कर ली कुछ भी। ठीक, और फिर डिफाइन करना हो तो, क्योंकि हर एक बात हमेशा ध्यान रखें, यदि हमसे कुछ पूछा जाए और हमें बुक ही उठानी पड़े तो इसका मतलब है कि फिर हमने ज्ञान सही लिया नहीं है। ठीक, बुक उठानी हर समय ना पड़े, इतना हमें नॉलेज होना चाहिए कि बुक ना भी उठाएं तो एक सीक्वेंस में सरल शब्दों में अपनी बातों को पूरा कर लें, और फिर जब डीप में पढ़ाना हो तब डीप में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तब वो एक अलग पार्ट है। अभी तो हमने वैसे बोला था 2 दिन केवल आपको एक रिवीजन है कि पहले हमें ब्रीफ नॉलेज जरूर होना चाहिए, वो नहीं है तो फिर आप समझना फिर हमने कुछ नहीं सीखा। ठीक, और एक बात ये बताओ, अच्छा ऐसा क्या है, आज 5 मिनट में अपना एक खुद में अपने आप को चेक करेंगे सब लोग कि हमें चीज़ें क्यों याद नहीं रहती हैं, और सब ना रहे यदि हम पढ़ने वाली चीज़ें वो क्यों भूल जाते हैं। या तो हम समझते नहीं हैं ढंग से, या तो उसको हम महत्व नहीं देते हैं, और या फिर उसे हम अपने जीवन से नहीं जोड़ते हैं। लगता है इन तीनों में से कुछ लैकिंग आ रही है। यदि हमने उसे जीवन से जोड़ा है तो हमारा ही बॉडी है, हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी इतनी बार पढ़ी, डायग्राम सबने बनाए, तो फिर हम लोगों को ये सिस्टम, ग्लैंड्स, हार्मोन्स, इनमें भूलने का तो कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है,
सब लोग इस बात को ध्यान, और डेली हम बोल रहे हैं प्राणायाम के बाद रात में सोते समय और सुबह उठते समय, जैसे ही नींद खुले आपको थोड़ी देर उठने का भी मन ना करे तो शशांक आसन में बस लेट जाओ, और जब नींद खुले तब उठना, ताकि अगर आपको उसमें आधे घंटे और नींद आ गई तो भी कुछ बिगड़ेगा नहीं, कम से कम काम तो शुरू हो गया हमारा। ठीक, इसीलिए हम बोलते शशांक, रात में लगे नींद आ रही, सुबह कितना भी आलस आए, लगे उठने का मन नहीं, तो कम से कम शशांक आसन, रजाई ओढ़े रहो तब भी शशांक आसन में लेट जाओ। ठीक, क्योंकि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक, और जितना जितना ये एक्टिवेट होती है उतना आप देखेंगे, प्रेजेंस सेंस ऑफ माइंड एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं पूरा कॉम्बिनेशन के साथ। प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑफ माइंड क्या होता है कि जब हमें जहाँ जिस बात की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम पर वो बात याद आ जाएगी, उसके बाद भले ही हम भूल जाए। ठीक, ये तब होता है जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, और नहीं तो फिर आप पूरा मेहनत करते रहेंगे और आपको लगेगा हमने कुछ प्राप्त ही नहीं किया। ठीक, और यही वो कारण है कि ऐसे ही हम जीवन को देखते हैं कि जीवन में हर दिन सोचते हैं आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे, कुछ बाहर की चीज़ें ठीक हो ना हो, अपने मन की चीज़ों को आज ही ठीक करना है ना। ये सब चीज़ों को जब ध्यान में रखेंगे तब पढ़ना भी अच्छा लगेगा और खुद में भी जीवन अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब एक पूरा आराम से बैठेंगे, पेन पेपर भी उठाएंगे अपना, स्टार्ट करते हैं हम। सभी जितने हमारे सिस्टम्स हैं उनके जो मेजर ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड डिजीज़ का नाम, जो कॉमन डिजीज़ के नेम है वो देखेंगे। चलिए, सबको बोलना है, कोई भी, वो रेनू हो गए, रेनू जी इधर, मोनिका मैम, और जितने लोग हैं सबको रिस्पॉन्ड करना है। स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बस फास्ट आंसर देंगे, बिल्कुल लगे कि यहीं बैठे हैं, और रिप्लाई करिए। बोलो आंसर। आर्थराइटिस और फ्रैक्चर। ठीक है, और मैम स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल। और कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? अभी और भी डिजीज हो सकती है यदि हमारे स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम्स होंगी। बैक पेन, नेक पेन एंड जो गाउट कहते हैं जिसे, गठिया, रूमेटाइड, जो सिनोवियल जॉइंट्स में जो यूरिक एसिड कलेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी वो कैटेगरी 3-4 रहती है, तो वो सारे टाइप के जो भी आर्थराइटिस पेन है वो सब। ठीक है, और क्या हो सकता है? मैम बोन्स का कैंसर भी हो जाता है। वेरी गुड, और मैम रिकेट। वेरी गुड, और कोई अभी लग रहा है कोई डिजीज? एक है मैम, मैं वो भूल रहा हूँ, मेरी ना एक मिनट याद आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, सब बोलेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोग सामने देखते सुनते हैं, तो और कौन सी डिजीज हो सकती है? मैम विटामिन डी की कमी से होता है वो, जो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं एकदम। हाँ, वैसे तो वो रिकेट्स में आ रहा है। ठीक है, रिकेट्स वही हुआ ना। वो उसमें आ गया। और एक होता है जो हमारे क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ होता है, एक नाम है इसमें, ऑस्टियोपोरोसिस वो है नहीं, एक अभी और है। मैम एक वो बीमारी होती है जिसमें पूरा एकदम स्ट्रेट रहता है। हाँ बोलो बोलो जरा मानसी बोलो। स्कॉलियोसिस। हाँ, ये मैम लिखा था, मतलब ये 3rd लेवल में आपने करवाया था, उसमें एक तो था ऑस्टियोपोरोसिस हाँ, और एक था स्कॉलियोसिस। अच्छा ये वो है स्कॉलियोसिस, जिसमें क्या होते हैं जो हमारे मसल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा शायद गैप आता है, ये वो वाली चीज़ें में आती है। ठीक है, ठीक है मानसी है। तो ये हमने क्या देखी अभी स्केलेटल। एक जो लिक्विड होता है जिसको जैसे नी में कहते हैं कि वो ग्रीस कम हो गई, उस वाली प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? नी पेन तो हुआ।
उसको तो सब उसमें चले जाएंगे, वो तो सब हम लोगों के अच्छा, वो arthritis हमारे है। स्केलेटन में नहीं काउंट करेंगे? नहीं, अगर चाहे तो अर्थराइटिस वगैरह, और जो हमारे पैरों, ये वाली कौन सी अर्थराइटिस, और एक और कौन सी प्रॉब्लम होती है पैर में जो चलने में दिक्कत देती है? एक अर्थराइटिस हो गया, एक नहीं, रूमर अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो हमारे जॉइंट्स हाँ, में हो गई ना, sciatica सारे rheumatoid। जॉइंट्स में, उंगलियां जिसमें टेढ़ी हो गई, हाथों की, पैरों की। वो तो हमारा अर्थराइटिस में जाएगा, उसमें नहीं जाएगा। हाँ, उसमें अर्थराइटिस में तो हाँ, और जाएगा एक वो। होता है र्यूमर अर्थराइटिस, जिसमें फीवर आके स्वेलिंग आती है और फिर हाथ पैर मुड़ते हैं, एक वो भी इसी में। ठीक है, तो ये हमने क्या देख रहे हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितने तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, और एक क्या है, जो जन्मजात बच्चों में जो रिकेट्स की, वो भी कह सकते हैं कुपोषण की कमी से, या जो उसमें विटामिन डी की कमी से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर सिस्टम, यहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मस्कुलर डायस्ट्रॉफी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मसल्स हमारी स्ट्रेच होती है। ठीक है मसल्स स्ट्रेचिंग वाली जो समस्या है वो मसल्स में ही आती है, और ठीक समय पर अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया गया तो बोन्स पर अटैक होता है सीधा जाकर। ठीक है, कोई भी फ्रैक्चर होता, कुछ भी होता तो क्या होता है, मसल्स में ही तो वो देखा जाता है पहले जाकर, फिर वो हमारे बोन पे जाएगा, उसका इफेक्ट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, मसल्स का वीक होना। यदि मसल्स वीक हो गई तो किस पर इफेक्ट आएगा? पूरा मसल्स वीक हो जाए तो कहाँ इफेक्ट आएगा? सभी ऑर्गन्स पर आएगा, बॉडी के सभी ऑर्गन्स ऑर्गन्स पे आएगा और सारी एक्टिविटीज पे आएगा, पूरे डे टू डे सभी जगह आ जाएगा। ठीक, क्योंकि सारे ऑर्गन्स को की हेल्थ को कौन मेंटेन कर रहा है? मसल्स कर रही है हमारी। ठीक है, बोलेंगे मोनिका मैम। हेलो मोनिका मैम। मैम न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में आ जाता है, मिस्थेनिया ग्रेविस है जैसे सीरियस कंडीशन, वो सब उसमें चले जाएंगे हमारे। ठीक, तो मसल्स जब वीक होंगे तो जहाँ के मसल्स वीक हैं या पूरी बॉडी के मसल्स वीक हो रहे हैं तो सारे ऑर्गन्स पर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं। में दो चीजें होंगी ना, मसल्स वीक हुई और एक मसल्स में पेन हुआ। दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हो गए। फिर नेक मसल्स वाली बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं, कुछ हैं वो केवल उस पर आती है कि मसल्स हमारे, जो हमारी हाइट है उसके अकॉर्डिंग यदि वेट ठीक ठीक है तो मसल्स लगभग सही काम करती है। ठीक, हाइट के अकॉर्डिंग यदि वेट मेंटेन है तो। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं स्किन प्रॉब्लम। विजय धीरे बोलो, बहुत क्लास चल रही स्किन है। कैंसर, एलर्जी, एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस। वेरी गुड। और कोई? जितनी एलर्जीज हो गई हमारी, ठीक, सारी एलर्जीज हमारी इसमें आ गई। ठीक है, और कैंसर का सबको पता है, कैंसर का मीन्स जहाँ पर जिस पार्ट में बॉडी के ऑक्सीजन या ऑर्गन्स पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा ब्लड के साथ, वहाँ की सेल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कैंसर वगैरह के जो पेशेंट हैं इनको ठीक करना हो तो क्या किया जाता है, एक उन्हें फास्टिंग करा दी जाती है, दूसरा अन्न वाला भोजन है वो बंद किया जाता है, ताकि जो हमारी सेल है जल्दी से नॉर्मल हो जाए, मल्टीप्लाई ना हो। और जितना अच्छे ढंग से, यदि आप किसी को 6-6 घंटे प्राणायाम करा दो, प्राणायाम का मतलब बहुत देर तक रोकना नहीं, होल्ड नहीं करना, बस श्वास पूरा नेवल ब्रीदिंग में करवा दो, तो जो हमारी सेल बहुत फास्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सब नॉर्मल आ जाएंगे। ठीक, और कुछ नहीं है कैंसर, केवल हमें लोगों को ऐसा लगता है कैंसर कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं जो कैंसर को ठीक करके पूरा काम करें ना उनको कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि उनको खुद ही समझ में आ गया कि हमारा कैंसर हुआ कैसे और क्योर कैसे कर लिया हमने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्किन में एक वो जो व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, उस प्रॉब्लम को क्या वाइट बोलते स्पॉट जो बोलते हैं। ठीक है, हैं? हाँ, वो भी स्किन, लेकिन वो जो अपन में स्किन पे आते तो हैं, लेकिन वो स्किन में आने का कारण लिवर में इन्फेक्शन होता है। होगी तो स्किन डिजीज ही वो, लेकिन वो उसका कारण स्किन नहीं होगी। ठीक, जैसे और भी चीज़ें स्किन, अच्छा एक चीज़ और सवाल है, स्किन क्या है, स्किन में डायरेक्ट कोई डिजीज़ नहीं होती है। ठीक है, कुछ होती है जो बाहर से, जैसे मान लो कई बार किसी कीड़े ने काट लिया या
कोई चीज़ हमें बाहर से ऐसी लग गई, एलर्जी हो गई, वो तो हो सकती है। बाकी स्किन एक ऐसी हमारा पार्ट है पूरी बॉडी का जिसमें इंटरनल जितने इन्फेक्शन होते हैं वो कहाँ दिखते हैं, आकर स्किन में दिखते हैं। और एक चीज़ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लें, क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और आया भी हुआ है, सबसे देर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो स्किन में आती है, सबसे लास्ट में। पूरी बॉडी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं उसका इफ़ेक्ट जो है वो स्किन पर सबसे लास्ट में आता है। और सबसे देर में बॉडी का कोई पार्ट ठीक होता है तो वो स्किन ठीक होती है, यदि इंटरनल से प्रॉब्लम आई है तो। ठीक, किसी की स्किन ठीक दिखने लगे, हेल्दी दिखने लगे, वो नहीं कि वो बाहर से हमने यूज़ की हैं कुछ चीज़, उसकी बात नहीं कर, नेचुरल वे में, तो समझ लेना इंटरनल चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक, तो ये क्या, स्किन सबसे, स्किन को ठीक होने में, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को ठीक होने में कितना भी आप अच्छे से अच्छा प्राणायाम उससे बहुत बढ़िया इफेक्ट डालता है। और सारी चीज़ें यूज़ करें, 9 मंथ्स का टाइम लगता है। इतनी देर किसी भी पार्ट को ठीक होने में नहीं लगता, सारे पार्ट लगभग 3 मंथ्स में रिकवरी देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, स्किन सबसे देर में प्रभावित होती है, इंटरनल से एक्सटर्नल में इफेक्ट आता है, और ठीक होने में भी सबसे अधिक टाइम लेती है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग स्किन के बाद नर्वस सिस्टम पे आते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे न्यूरो वाली भी प्रॉब्लम्स को बताना है और साइको वाली को भी बताना है। ठीक, तो पहले न्यूरो वाली प्रॉब्लम्स को बोलेंगे, फिर साइको में आएंगे। मैम न्यूरो में तो हेडेक एंड एपिलेप्सी, पार्किंसंस और माइग्रेन, वही हेडेक का डीपर पार्ट हो गया। ठीक है, और कोई डिजीज अभी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, न्यूरो से, पैरालिसिस, डिमेंशिया, वेरी गुड, शिज़ोफ्रेनिया, ना सिजोफ्रेनिया उधर चले गए साइको में, हमने कहा पहले अभी न्यूरो वाले में देखेंगे, फिर साइको में आएंगे। ठीक, पैरालिसिस जितने हैं वो क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पैरालिसिस जितने भी हैं हमारे, उनका सबका अटैक कहाँ से है, का कनेक्शन ब्रेन से, मतलब जो हमारी नर्व्स जिस ऑर्गन की, जिस पार्ट की है, उसका कनेक्शन वहाँ से टूट गया है। मतलब स्पाइन से कनेक्शन टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो स्पाइन कोई मैसेज नहीं ले जा पाएगी, तो मैसेज नहीं ले जा पाएगी तो मैसेज कोई वापस नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, आपको सबको पता है प्राणायाम से पैरालिसिस नॉर्मल होता है। ठीक, मेरे पास, हमने ही अपने जीवन में 70 ईयर्स से 73 या 74 की एज वालों को देखा, पूरा पैरालिसिस का अटैक था इस हाथ में, जब 2006 की बात बोल रहे हैं, और उनको केवल 15 डेज प्राणायाम कराया था हाथ सीधा करने में। ठीक, बस वो रिदम वाला प्राणायाम चाहिए तो पूरा क्योर हो जाता है पैरालिसिस के अटैक। चलिए फिर अब आते हैं मेंटल में, जाते हैं साइको वाली प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी हो सकती है। मैम ADHD, OCD, और इसमें तो पूरा एक सीक्वेंस हम अक्सर बोलते हैं, फियर, स्ट्रेस, सारा वहां से स्टार्ट होता है, फियर, फिर वो स्ट्रेस बनता है, फिर एंजाइटी आता है, फिर 3 मंथ रह जाए तो डिप्रेशन में आता है, फिर उससे आगे तो नर्वस ब्रेकडाउन भी होना और कुछ फिट्स आना। इसमें कहाँ से शुरू करेंगे, फियर, एग्रेशन, फियर, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर इसी में और आगे जाएंगे, PTSD होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फिर इसी में आएगा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो गए, फिर इन सब के बाद अब आगे आएगा सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं जो वर्ल्डली लाइफ से पूरा डिटैच्ड हो जाते हैं। बस सिजोफ्रेनिक, बस ये वाली कंडीशन पर आने में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर बाकी इसी में ADHD, डिमेंशिया, ये सब यहाँ पर आ गए। तो ये हमने क्या देखे, एक न्यूरो से संबंधित देखा नर्वस सिस्टम में, और एक हमारा ब्रेन की जो साइकोलॉजी है वो कैसे डिस्टर्ब हो रही है उसको देखा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब ध्यान से, ये जो हम लोग ने न्यूरो में हमारा ब्रेन और स्पाइन का कनेक्शन हुआ,
और साइको में क्या साइको हुआ? में भी वही होगा, बस साइको में हमारा जो है यहाँ पे अब एक होता है ना मन, केवल ब्रेन की मेंटल वाली चीज़ें आ जाएंगी। एक होता है जैसे हमारा सिर है तो सिर से संबंधित समस्याएं हो गई, और एक सिर का वो पार्ट जो जिस काम के लिए बना है, तो ब्रेन किसके लिए बना है, सोचने समझने इनके लिए बना है। तो अब इस पार्ट में समस्या है तो तो ब्रेन दी शिजोफ्रेनिया में तो जो ब्रेन होता है वो श्रिंक हो जाता है, श्रिंक नहीं, तो वो हाँ बोलेंगे। तो वो हमारा न्यूरो में आएगा ना? श्रिंक नहीं होता है, ब्रेन इतना डिस्टर्ब होता है कि वो ये भूल जाता है कि हम भगवान हैं कि इंसान हैं कि जानवर हैं, इतना कंफ्यूजिंग मोड में चला जाता है। ठीक है, इतना कंफ्यूजिंग, मतलब सीजोफ्रेनिक का फिर इसीलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं बचता है वहाँ जाके, वहाँ फिर शॉक ही दिए जाते हैं, बस उसका वही है सोल्यूशन है। ठीक है, तो वो मेंटल में जाता है, न्यूरो में नहीं जाता है तो सीजोफ्रेनिक। आपने एक फियर, फिर कंफ्यूजन बताया, फिर उसके बाद क्या था? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फिर एग्रेशन, ओके, स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी, हाँ, डिप्रेशन। डिप्रेशन, फिर हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये हो गए। फिर अब इधर लेकर आएंगे, इसके बाद बस यहाँ जाने के बाद फिर आ जाएंगे सीजोफ्रेनिक की तरफ। अब इससे बीच में जो जाएंगे, जो हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन के बीच में जो जा रहे हैं, वहीं पर हमारे ADHD चले जाएंगे। ठीक है, वो सब इधर की हो जाएंगे, मतलब अभी वो पूरा डिप्रेशन में नहीं पहुंच रहे, उसके अंदर में जाएंगे वो सब, जिसमें सब मिली जुली हुई प्रॉब्लम्स आ जाएंगी छोटी छोटी सी। क्योंकि ADHD के बच्चे क्या है, कभी कभी उनका माइंड बहुत अच्छा है, कभी माइंड, लेकिन वो इतने हाइपर एक्टिव हैं कि वो किसी बात को सुनकर नहीं करते हैं। ADHD का मतलब हो गया, तो वहाँ दोनों कंडीशंस होती हैं, बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं और बच्चे वीक भी होते हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ होगी। तो ये हमने किस में देखा, नर्वस सिस्टम में देखा। अब नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ बोलेंगे रशन। मैम ADHD सिर्फ बच्चों को ही होता है क्या? वो तो किसी भी एज में हो सकती है प्रॉब्लम। ADHD बच्चों की प्रॉब्लम है। ठीक है, बड़ों में जब वो होती है तो वो उनका कोई जो स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ में जाएगा, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जाएगा, OCD में जाएगा। मैम लेकिन सिम्टम्स अगर वैसे ही आए तो उसे फिर भी ADHD नहीं कहेंगे ना, बड़ों में नहीं कहेंगे, वो बच्चों में कहेंगे। ठीक, वो बच्चों में क्या होता है, एक टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बस उन्हीं में वो काउंट किया जाएगा। ठीक है, वो हार्मोन्स जैसे मान लो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन के या ग्रोथ हार्मोन में आपको पता होगा, यदि वो एक्सेस रिलीज हो जाए तो कई बच्चों को देखा होगा, वो 10 साल के बच्चों की हाइट 6 फुट हो गई है और वेट 100 kg हो गया है। ठीक, तो कोई भी हार्मोन जब एक्सेस रिलीज हो जाता है तब उसमें यही चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए हम लोग एक इसमें फार्मूला देखते हैं, जो अभी आगे पढ़ेंगे, IQ वाला देखते हैं। तो उसमें देखा ना कि कुछ बच्चों की एज से मेंटल एज बड़ी है उनकी, फिजिकल एज से, और कुछ बच्चों की फिजिकल एज बड़ी है और मेंटल एज छोटी है। ठीक, तो वो यही हम लोग ने देखा जो इसमें बात करें ADHD में, कि इस तरह, तो इसलिए बड़ों में ADHD नहीं जाता है। ठीक, वो बच्चों में जाता है, क्योंकि बच्चों में कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, मान लो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन है, ये अगर बच्चों में जल्दी रिलीज हो जाए, तो हमने कई बार समझाया था कि 10-11 साल के बच्चों में भी वो बड़े लोगों की, और बड़े लोगों में कोई चीज़ है, मतलब जो चीज़ें उनको अभी ज़रूरत नहीं है वो उस तरह की हैबिट्स उनके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। अब लोग सोचते हैं कि बच्चे को गलत बोल रहे हैं, अब ये दिमाग में नहीं जाता है एक छोटा बच्चा कैसे गलत हो सकता है, उसमें कोई चीज़ रिलीज़ हुई है। तो अब वही होता है ना कि यदि हमें जानकारी हो तो हम उसको क्या कराएंगे, ऐसी योग में, साइको में इतनी सारी चीज़ें हैं, यदि आप उनको वो शशांक आसन केवल बच्चों को आप डेली करवा दीजिए, विदिन 15 डेज के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा हार्मोन्स उनका। क्योंकि वो चीज़ें जो उसकी हुई है, एक बच्चा 10 साल का 11 साल का, उसे नहीं कुछ पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं कि एक बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, उसकी चीज़ों को समझ के और फिर वहाँ पे कंट्रोल करना है। तो
तो कोई भी हार्मोन जब एक्सेस रिलीज हो जाए, कम हो, तो ये ADHD वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये ऐसे ही थाइमस के उसमें होंगी, ऐसे ही हमारे थायराइड में कोई भी चीज़ें एक्सेस रिलीज हो जाएंगी। मान लो उनका हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वहाँ कोई चीज़ एक्सेस रिलीज हो जाए, तो कई बार बच्चियों के इस समय देख रहे हैं कि पहले जो चीज़ें वो उनकी मेच्योरिटी, जो बच्चों की छोटी बच्चियों की हम लोगों का एक टाइम होता था सर्कल का कि वो 12 के बाद ही होता था, आज वो टाइम 8 में भी जा रहा है। तो अब 8 में जाने का मतलब क्या हो गया, एक तो खान पान गड़बड़ हुआ हमारा, दूसरा क्या हो गया कि एक छोटा बच्चा है वो टीवी में ऐड भी वही देख रहा है ऐसा। अब उसको तो कुछ नहीं पता है, वो घर में भी ऐसी बातें सुन रहा है, तो वो उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने वातावरण से सब ऐसा कुछ कंज्यूम कर रखा है कि उसके हार्मोन्स जो बाद में रिलीज़ होने चाहिए वो उसके समय से पहले रिलीज़ हो गए। इसीलिए जो ये हैं स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने दुनिया को एक महान देन दी है, एक महान काम किया है कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला है कि 8 साल के बच्चों को यदि सूर्य नमस्कार 12 राउंड्स, नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट्स और 21 टाइम्स जो गायत्री मंत्र है ये करवा दें तो दुनिया में किसी कोने में भी बच्चों को भेज दे जाकर, ठीक, कोई उन पर कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आपका आज्ञा चक्र, आपके मन आपके नियंत्रण में है तो फिर कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसीलिए ये ADHD में बताया कि कोई भी बच्चे के अंदर कुछ भी एक्सेस, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, इसका मतलब है कि उसका कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तो बस उसको हमें कंट्रोल में लेना है, ठीक। क्योंकि हार्मोन्स जो हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी में, यहाँ हम लोग एनाटॉमी में ये हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, वही साइकोलॉजी में दूसरे हार्मोन्स, 4 हार्मोन हैं। कौन कौन से हैं हमारे, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। वहाँ सिंपल बोला जा रहा है कि 4 हार्मोन्स को यदि हम कंट्रोल में कर लें, पूरी दुनिया के हम ही विजेता है, ठीक। तो ये बस हमें वही जो वहाँ साइकोलॉजी एनाटॉमी में हार्मोन्स बोल रहे हैं, और योग का पूरा प्रोटोकॉल क्या है, चक्रास पर कंट्रोल करना, ठीक। चलिए, तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, थायराइड में आते हैं। थायराइड से जो हमारे हार्मोन्स निकल रही है, सॉरी, जो हमारा ये सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम है, तो एंडोक्राइन सिस्टम यदि डिस्टर्ब होगा तो अभी हम लोग ग्लैंड से संबंधित बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सिस्टम से निकलने वाले ग्लैंड्स अधिक सीक्रेट होंगे या कम होंगे तो उनसे संबंधित हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। यदि हमारा मान लो कि थाइमस हार्मोन है, थाइमोसिन, वो सही सीक्रेट ना हो तो क्या होगा, सर्कुलेटरी भी गड़बड़ होगा, लिम्फेटिक भी गड़बड़ होगा, और जो हमारा ये है क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग देखें नीचे आए, इंसुलिन सही सीक्रेट ना हो तो पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। एड्रेनलिन सही एक्सेस हो या कम हो तो पूरा पूरा यूरिन वाला सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी हार्मोन एक्सेस हो जाए या बहुत कम हो जाए, बहुत कम होगा तो थर्ड जेंडर की तरफ जाने लगेगा, बहुत अधिक होगा तो मेंटल में आ जाएगा, ठीक। तो एक बैलेंस में होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, ये हमारे पूरे हार्मोन्स जो हैं, तो अभी हम आज आप एक होमवर्क करेंगे, फिर कल हम लोग PPT के साथ पढ़ेंगे। जितने हमारे सिस्टम हैं और उनकी ग्लैंड्स हैं उनको अलग अलग करेंगे, फिर सिस्टम से में जो ऑर्गन्स हैं या सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। यदि आपने इतना माइंड सेट कर लिया, न्यूरो वाली को अलग करेंगे, मेंटल वाली को अलग करेंगे, जो हमारे ग्लैंड्स में हैं, ग्लैंड्स में हमारे जो हार्मोन्स हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अलग करेंगे और साइकोलॉजी के अलग करेंगे। इतना काम आपने कर लिया, जो आज और कल 2 दिन की क्लास ली है, आप ऑनेस्टी से समझ लेना कि 50% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, अब 50% बस डीप में जाएंगे उसमें, ठीक। और तीसरा इसी में ऐड करेंगे, जितने हमारे सिस्टम हैं सबका डायग्राम बना लेंगे, ठीक। इतना काम किया क्योंकि पहले बेस अच्छा नहीं होगा तो आप कितने भी अच्छे पत्तों पर पानी देने से कोई रूट थोड़ी ना हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पे, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes,
ओपन योर आईज। चलिए, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। उम्मीद करेंगे सब सही से पढ़कर रखेंगे। ठीक, नमस्ते। थैंक यू।